गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 5वां चैप्टर हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले लेक्चर में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक चित्र बताया था और उस चित्र में और थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था उसका। और पाचन तंत्र के 2 भाग हैं ये बताया कि एक जो है वो सहायक अंग होते हैं और एक होता है पाचन नली। मतलब पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा है, एक सहायक अंग एक पाचन नली। सहायक अंगों में 4 अंग होते हैं, दांत, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। और पाचन नली में भी बहुत सारे अंग होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सहायक अंग, पाचन तंत्र के सहायक अंग। और सहायक अंग में सबसे पहले हम लेंगे टीथ यानी दांत। दांत हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, मतलब 2 सेट होते हैं। पहला सेट जो होता है वो करीब 4-5 वर्ष तक आता रहता है और उसे हम दूध के दांत यानी अस्थाई दांत कहते हैं। दूध के दांत या डेसिडुअस टीथ अस्थाई दांत कहते हैं और वो दांत होते हैं 20। 4-5 वर्ष तक आते हैं और 20 दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, वो परमानेंट दांत नहीं होते। जो दूसरा सेट आता है हमारे जीवन में, दूसरे सेट में 32 दांत होते हैं और उन्हें हम स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ कहते हैं। हमारे जीवन में 2 बार दांतों के सेट आते हैं। पहला सेट जन्म के 1 साल बाद या 6 महीने बाद और ऐसे चालू होता है, 4-5 वर्ष तक रहता है। उसमें 20 दांत तक आते हैं और वो टेम्परेरी होते हैं यानी दूध के दांत, जिन्हें हम डेसिडुअस टीथ कहते हैं। और जो दूसरा सेट होता है वो 6 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक आता है, उसमें 32 दांत होते हैं और उन्हें हम परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत कहते हैं। दांत कई प्रकार के हैं, यानी दांतों के जो प्रकार हैं उनको हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। जो हमारे टीथ होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। उनके कुछ नाम हैं, जैसा कि उनका वर्क है, जो उनका फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग उनके उन नाम से उनको वर्गीकृत किया गया है। तो जो दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला जो वर्ग है वो है छेदक दांत। छेदक मतलब इंसिजर्स टीथ। जो इंसिजर टीथ होते हैं बिल्कुल बीचों बीच वाले, छेदक दांत जो है वो बिल्कुल बीचों बीच के जो दांत होते हैं वो छेनी के आकार के इस तरह के होंगे और छेनी के आकार के। उनका काम क्या है कि भोजन को काटना, भोजन को काटने का काम जो है वो बीच के दांत करते हैं, छेदक दांत। उसके बाद में दूसरा वर्ग है भेदक दांत, कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, लंबे और नुकीले होते हैं और वो क्या करते हैं, वो दोनों तरफ एक एक होते हैं भेदक दांत। कैनाइन टीथ जो हैं मतलब छेदक के दोनों तरफ होते हैं और वो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। छेदक दांत इंसिजर्स टीथ, भेदक दांत कैनाइन टीथ। तीसरी तरह का वर्ग जो है वो अग्रचर्वणक टीथ यानी प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो हैं वो भेदक दांत के बाद में होते हैं और वो भोजन चबाने का काम करते हैं। उसमें 2 हिस्से होते हैं, कुछ इस तरह के दांत होते हैं, 2 हिस्से हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और वो भेदक के बाद में पाए जाते हैं। अग्रचर्वणक जो हैं वो दूध के दांतों में नहीं होते, बच्चों में नहीं पाए जाते, एडल्ट्स में पाए जाते हैं। चौथा वर्ग दांत का है चर्वणक दांत, मोलर टीथ। मोलर टीथ जो होते हैं उनमें 4-5 हिस्से होते हैं। जैसे ये 2 हिस्से हैं, उसमें करीब इस तरह के होते हैं, मतलब जो दाढ़ होती है ना, दाढ़ वाला जो भाग है, तो दाढ़ ही चर्वणक टीथ होते हैं। उनका ऊपर का सिरा थोड़ा चौड़ा होता है, चपटा होता है और भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। दांत 4 प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत किए हैं,
छेदक दांत जो भोजन को काट सकते हैं, छेनी के आकार के हैं। भेदक दांत जो नुकीले हैं, लंबे हैं और भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक जिनमें ऊपर 2 हिस्से होते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चवर्णक यानी मोलर टीथ जिसमें दाढ़ की तरह 4-5 हिस्से होते हैं और भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब जो ये 4 प्रकार के दांत हैं, ये किस तरह से प्लेस्ड होते हैं हमारे मुंह में, तो ये मैं इसमें जैसे दूध के दांत 20 होते हैं, मैं दोनों में ही बताना चाहूँगी कि ये है बच्चों में। बच्चों में दांत होते हैं 20, ये बच्चों में है। बच्चों में 20 दांत होते हैं और 20 दांत किस तरह से बटे हुए हैं, बीचों बीच छेदक दांत होते हैं 2-2, मतलब 4 दांत जो है वो छेदक दांत हुए। उसके बाद में दोनों तरफ 1-1 भेदक दांत होते हैं और उनके दोनों तरफ 2-2 चवर्णक दांत होते हैं। 2 और 1 3 और 2 5, 5 5 5 5 यानी 20। तो 10 ऊपर के जबड़े में और 10 निचले जबड़े में। ऊपरी जबड़े में 10 और निचले जबड़े में 10। और 10 जो है वो किस तरह से सेट है, ये दूध के दांत होते हैं। जो स्थायी दांत हैं वो एडल्ट में हैं। एडल्ट में 32 दांत हैं और 32 दांत में 16 ऊपर और 16 नीचे के जबड़े में। 16 ऊपर के जबड़े में, 16 नीचे के जबड़े में। सेम ऐसे ही है करीब करीब, बिल्कुल बीचों बीच 2-2 छेदक दांत होते हैं, इंसिजर्स। उसके बाद में 1-1 भेदक यानी कैनाइन टीथ होते हैं। उनके दोनों तरफ 2-2 अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर्स होते हैं, 2-2 कस्प वाले, जो इसमें नहीं पाए जाते दूध के दांत में। 2-2 ये होते हैं अग्र चवर्णक। उनके बाद में 3-3 जो है वो चवर्णक यानी दाढ़ वाले जो भाग हैं वो होते हैं। 16 ऊपर हैं, 3 और 2 5 और 1 6 7 8, ये 8 एक तरफ है, 8 यहाँ, यानी 16 16 और 16। ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा, इसमें भी ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा। तो इस तरह से दांत हमारे शरीर में बच्चों में 20 पाए जाते हैं मुंह में, और एडल्ट में 32 पाए जाते हैं, और जो इनका प्लेसमेंट है वो इस तरह से होता है। अब दांत किस तरह से बनता है और दांत की जो संरचना है वो क्या है, दांत के कौन कौन से भाग हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये दांत की संरचना, ये दांत का चित्र बनाया हुआ है। ये जो इतना सा पार्ट है सफ़ेद वाला, ये ही बाहर निकला हुआ रहता है, ये वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देता, ये मसूड़े के अंदर ही रहता है। खाली आप इसकी संरचना जब पढ़ रहे हैं तब आपको पता पड़ेगा कि जो दांत है उसके कितने पार्ट्स हैं, कैसे उसकी संरचना होती है। तो दांत में जो सबसे ऊपर मसूड़े के बाहर निकला हुआ रहता है, हम उसे क्राउन कहते हैं। जो मसूड़े के बाहर सफ़ेद सफ़ेद जो हमको दांत एक्चुअल में दिखते हैं, हम उन्हें क्राउन कहते हैं। और इस क्राउन के ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद होता है, या मतलब है ना थोड़ा सा अपन ये कहेंगे क्रीम कलर का हो सकता है, और बहुत चमकीला सा, मतलब ऐसे चमकते हैं ना दांत ब्रश करने के बाद में अगर हम देखते हैं। तो क्राउन के ऊपर, जैसे घर में भी पेंट होता है, अगर हम पहले पत्थर की दीवार बनाते हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करने के बाद में उस पर जो भी पुट्टी वुट्टी चढ़ानी है और उसके बाद में उस पर पेंट होता है, वैसे ही हमारे दांत का जो क्राउन है, मतलब मसूड़े के बाहर जो निकला हुआ पार्ट है, उसके ऊपर इनेमल जो है वो कवरिंग होती है। इनेमल कवरिंग के लिए लोग मतलब ये वैसे तो इनेमल इतनी कड़क होती है कि वो टूटती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम रोज़ रोज़ उसको कुचलेंगे या फिर बहुत खट्टा और ऐसा खाना खाएंगे तो जो इनेमल, जो इसका चमक जो है इसकी, तो वो चमक वाली शक्ति ख़त्म हो जाएगी और वो खुरदरे खुरदरे जैसे हो जाते हैं। तो बाहर निकला हुआ पार्ट क्राउन कहलाता है, मसूड़े के बाहर जो निकला हुआ है वो क्राउन कहलाता है। और क्राउन के ऊपर जो पेंट होता है वो इनेमल है। उसके बाद में ये डेंटाइन भाग है, मेन जो मुख्य भाग है दांत का वो डेंटाइन भाग
कहते हैं। डेंटाइन भाग के अंदर आप देखेंगे ये पल्प एक भाग है। पल्प मतलब थोड़ा सा एक गूदा जैसा, मतलब थोड़ी सी एक सॉफ्ट वाला पार्ट है, क्योंकि पल्प में बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं। और ये जो तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं हैं ये जड़ से, यहीं से ही अंदर जाती है, यहीं से ही बाहर निकलती है। जब दांत में दर्द होता है तो यहीं से ही नर्व जाके और हमारे मस्तिष्क को कहती है कि दांत में दर्द हो रहा है, तो वापस से वहाँ से दूसरी तंत्रिका हमको कुछ भी एक्शन करने को, कोई भी इमोशंस के लिए कहती है, भाई अपन ऊ चिल्लाते हैं या फिर यूं करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से नर्व हमको दिमाग में जाके कहेगी वहाँ ये हो रहा है। जैसे अपन खुश होते हैं तो हमारा मतलब है ना चेहरा खिल जाता है, तो वो भी हमारी नर्व्स के कारण ही है, मतलब हमारी तंत्रिकाओं के कारण ही है। तो यहाँ से जो तंत्रिकाएं हैं वो ऊपर जाती हैं और वापस भी आती हैं। और रक्त वाहिकाएं होती है वो सारा पोषण लेके आती है एक दांत को स्वस्थ रखने के लिए। तो जड़ के यहीं से ही अंदर जाती हैं और बाहर आती है, लेकिन रहती हैं पल्प के अंदर। और सबसे अंदर वाला जो पार्ट है वो है जड़। और जड़ के ऊपर ये ढकने वाली जो पार्ट है ये वाला, हम इसे कहते हैं, एक सफ़ेद सा पार्ट है, सफ़ेद परत, जिसे हम कहते हैं सीमेंट। जब कभी दांत में फिलिंग हो रही है कहते हैं तो अपन कहते हैं कि सीमेंट भरवा के आए हैं। तो इसमें जो एक सफ़ेद परत होती है जड़ के बाहर, हम उसे सीमेंट कहते हैं। वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ कि मसूड़े के बाहर जो दांत निकला हुआ है हम उसको क्राउन कहते हैं। क्राउन के ऊपर जो कवरिंग होती है वो कड़क होती है, उसे इनेमल कहते हैं। उसके अंदर एक पार्ट है ये डेंटाइन, ये मुख्य भाग होता है दांत का। उसके अंदर पल्प भाग होता है और पल्प के अंदर कई सारी रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो कि हमारे दांत को स्वस्थ रखने के लिए खाना भोजन लाती है या संवेदनाएं ले जाती हैं या लाती हैं। लेकिन वो जड़ की जो जगह है, रूट, वहीं से ही अंदर जाती है और बाहर निकलती है। सबसे अंदर रूट होता है यानी जड़ होती है, और जड़ को कवर करने के लिए जो सफ़ेद परत होती है हम उसे सीमेंट कहते हैं। इस तरह से जो दांत है उसकी ये संरचना है। और दांत 4 प्रकार के हैं और हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, 2 सेट होते हैं। और किस तरह से ये हमारे दांतों में, हमारे जबड़े में इनका प्लेसमेंट होता है। दांत के बाद सहायक अंग एक और हम अभी ले रहे हैं, वो है लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, लार ग्रंथियां, ये मुंह के अंदर पाई जाती हैं और ये 3 जोड़ी होती हैं। जोड़ी मतलब एक इधर होती है तो एक इधर होती है ना। तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णमूल ग्रंथि, कान के नीचे पाई जाती है। और ये जो कर्णमूल ग्रंथि है, जब मम्स नामक कोई बीमारी आपने सुनी हो, मम्स में कनफेड जिसको कहते हैं, ये पूरा जो है वो इतना फूल जाता है, आँख भी जो है पूरी बंद हो जाती है इतनी सूजन आने के बाद में, गले के अंदर भी सूजन आ जाती है। जब अपन कुछ खाते हैं तो वो गले के अंदर से जा ही नहीं पाता है। और तो उस वक्त पैरोटिड ग्लैंड जो कर्णमूल ग्रंथि है कान के नीचे, वो फूल जाती है। तो कर्णमूल ग्रंथि कान के नीचे दोनों तरफ पाई जाती है। फिर दूसरा सेट है हथवादर ग्रंथि और तीसरा है जिह्वादर ग्रंथि। हथवादर मतलब सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और जिह्वादर मतलब सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये सब लिंगुअल मतलब जीभ के आसपास पाई जाती है और सब मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल हमारा जबड़ा। तो मुंह के तल में ये दोनों खुलती है। मुंह के तल में जिह्वादर और हथवादर मुंह के तल में खुलती है और कर्णमूल कान के नीचे पाई जाती है। तो जो लार ग्रंथियां हैं मुंह के अंदर है, 3 जोड़ी है मतलब 6 ग्रंथियां होती हैं और ये हमारे मुंह के अंदर पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां एक रस स्रावित करती है जिसको हम सलाइवा या लाला रस कहते हैं। लार ग्रंथियों से एक रस निकलता है जिसको लार रस या लाला रस या सलाइवा कहते हैं। सलाइवा जो होता है
उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे मैं अभी बोल भी रही हूँ तो अंदर थोड़ा सा सलाइवा है तो मैं बोल पा रही हूँ। अगर सलाइवा बिल्कुल नहीं होगा तो खांसी आ जाएगी या फिर जो वर्ड्स हैं वो अटकेंगे और बहुत मुश्किल आ जाती है। तो सलाइवा के और भी कई चीज़ें हैं, बोलने में मदद करता है, भोजन की लुगदी बनाता है, अंदर भेजता है। तो ये जो लार रस होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियों से बना हुआ, इस सलाइवा में पानी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जो कि भोजन को मुलायम और नरम बनाती है। कैसे मुलायम और नरम बनाती है? हम किसी भोजन का एक कौर मुंह में रखते हैं और उसको चबाते हैं, कहते हैं ना 32 बार चबाते हैं वो मीठा हो जाता है। मीठा मतलब जितनी बार हम उसको चबाएंगे वो छोटे अणुओं में परिवर्तित होएगा और परिवर्तित होते होते बहुत छोटे कणों में हो जाता है और जो लार रस उससे पूरा मिक्स हो जाता है और वो चिकना हो जाता है तो वो ग्रसनी, फिर ग्रास नली और आमाशय में जाने में अटकता नहीं है। लेकिन अगर आप देखो कि कोई सूखी सी फांकी, कोई धनिए की पंजीरी या फिर कोई आटे की पंजीरी, कोई भी ऐसा बिल्कुल ऐसा सूखा खाना जो पाउडर जैसा हो, अगर आप उसको एकदम मुंह में डालेंगे तो वो गले में चिपक जाएगा और खांसी आना चालू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त आपने टाइम ही नहीं दिया कि सलाइवा बने। सलाइवा बनता है। सलाइवा कब बनता है? या तो भोजन को देखते ही, आपके घर में कचौरी पकौड़ी बन रही है देखते ही, या फिर कहीं दूर से भी हम देख रहे हैं कि खाना बड़ा अच्छा सा सजा हुआ है तो हमारे अंदर ऐसे पानी आने लगता है। वो जो पानी है वो लार रस यानी सलाइवा होता है। उसके अलावा, देखने के अलावा सुगंध से भी आने लगता है। पड़ोसियों के पकौड़े बन रहे हैं या हलवा बन रहा है और अगर वो सुगंध नाक से आके और मस्तिष्क तक पहुंच गई तो वो सुगंध हमारे मस्तिष्क से वापस लार ग्रंथियों को उत्तेजित करती है और वहाँ से सलाइवा, मतलब जबान पे सलाइवा आ जाता है। मतलब भोजन को देखते ही या फिर भोजन की सुगंध से सलाइवा सिक्रीट यानी स्रावित होने लगता है। देखते ही या सुगंध से स्रावित होने लगता है। अब इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। पी इसमें साइलेंट है। इसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। वैसे तो कोई भी भोजन को मुंह में रखते ही पाचन शुरू इतना नहीं होता, लेकिन कुछ चीज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप अगले साल जब सेकेंड ईयर में आओगे तब पढ़ोगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फिर पॉलीसेकेराइड में आप पढ़ोगे स्टार्च होते हैं। और स्टार्च मतलब मेनली आप देखेंगे गेहूं में है, ब्रेड में है, हलवा में है, और कोई भी चीज़ जो है उसमें जो हम मतलब ठोस जो चीज़ खा रहे हैं उनमें कईयों में स्टार्च पाया जाता है। तो ये जो टाइलिन एंजाइम है ये पके हुए स्टार्च को, कुक्ड स्टार्च को, जैसे कच्चा आलू खाएंगे तो टाइलिन उस पर एक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर पका हुआ स्टार्च है, पका हुआ आलू है, पकी हुई चपाती है, पका हुआ हलवा है, तो पके हुए स्टार्च को वो कन्वर्ट करता है माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में। वो भी आपके नेक्स्ट ईयर ही आएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनमें स्टार्च होता है और स्टार्च के अलावा डेक्स्ट्रीन भी होता है। मतलब 4 चीज़ होती है, स्टार्च है, डेक्स्ट्रीन है, ग्लाइकोजन है और सेल्यूलोज होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च दूसरे पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट करता है इसको डेक्स्ट्रीन में, लेकिन माल्टोज में भी परिवर्तित करता है। और माल्टोज क्या है? एक तरह का डाइसेकेराइड। अभी बताया कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के हैं, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड्स। तो जो डाइसेकेराइड्स हैं उनमें 3 तरह के डाइसेकेराइड्स होते हैं, स्यूक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज की इकाई से मिलकर बना हुआ है। मतलब स्टार्च जो है वो तो बहुत सारी 500 या 5000, 50,000 ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है एक स्टार्च। मतलब स्टार्च में भी एक अमाइलोज होता है, एक अमाइलोपेक्टिन होता है, तो वो बहुत सारे ग्लूकोज के अणु इकट्ठे हो जाते हैं तो एक स्टार्च बनता है। स्टार्च को जब
तोड़ते हैं पके हुए स्टार्च को तो वो माल्टोज में परिवर्तित होता है। तो वो मुंह में अगर पका हुआ स्टार्च है तो एक बार वहीं से ही डाइजेशन, पाचन जो है वो चालू हो जाता है। और ये टाइलिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को और वसा को कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये टाइलिन एंजाइम सिर्फ पके हुए स्टार्च यानी कुक्ड स्टार्च को परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रीन और माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट्स में, ये इसको परिवर्तित करता है। और लार ग्रंथियां जो है वो हमारे मुंह को और दांतों को साफ रखती है। अगर हम कुछ खा भी लेते हैं और पानी उस वक्त नहीं पीते, कुल्ला नहीं करते, तो आप दांत के यहाँ यहाँ यूं यूं करके और वो अंदर सलाइवा ले आएंगे, तो वो सारी जो चीज़ है वो वहाँ से हटके और पेट में चली जाएगी। मतलब गंदगी है वो तो बाहर हटा सकते हैं और अच्छी सी चीज़ जो खा रहे हैं वो अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से सहायक अंग जो हैं पाचन तंत्र के, वो एक तो दांत के बारे में मैंने पढ़ाया अभी, और दूसरा लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों की तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। कर्णमूल ग्रंथियाँ कान के नीचे होती है दोनों, और हथवादर और जीवादर, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये मुंह के तल में खुलती है। सलाइवा जो है वो भोजन को देखते ही या सुगंध से स्रावित होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, भोजन को वो बहुत सॉफ्ट बनाता है। और सलाइवा में टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम कुक्ड स्टार्च को, मतलब पके हुए स्टार्च को, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित करता है। अब नेक्स्ट में सहायक अंग यकृत और अग्नाशय के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।